गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज के सेशन में लेंगे बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर ने हाइड्रोजन एटम के लिए मॉडल दिया कि किस तरह का एटम होता है। हाइड्रोजन एटम जो कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिंपलेस्ट है, तो उसके लिए बोर ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करा था और 1913 में एटॉमिक मॉडल के लिए, परमाणु के मॉडल के लिए कुछ अभिग्रहित दिए, कुछ पोस्टुलेट दिए, जिसमें से पहला तो ये है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो जगह होती है, जो स्थान होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। इस जो वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, इसको हम कक्ष या ऑर्बिट कहते हैं। इनको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये रहा, स्मॉल n से डिनोट करते हैं और n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। और इनको हम क्रमशः k, l, m, n कक्ष भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। जैसे जैसे स्मॉल n की वैल्यू बढ़ती जाती है, न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़ती जाएगी और एनर्जी, दोनों का मान बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो हम क्या क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं, 1, 2, 3 से डिनोट करते हैं, KLMN भी कहते हैं, इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो ये तो हुआ पहला पोस्टुलेट। दूसरा ये कहते हैं कि यदि कोई भी निश्चित कक्षा में कोई घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ऊर्जा स्थिर रहती है। लेकिन यदि वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाए तो वो एनर्जी का अवशोषण करता है, और यदि लोअर एनर्जी लेवल में चला जाए तो वो एनर्जी को एमिट करता है या उत्सर्जित करता है। अवशोषित या उत्सर्जित जो ऊर्जा है उसको हम डेल्टा E से डिनोट करते हैं और उसका मान दोनों कक्ष की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, यानी कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि एटम कि जो विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं वो क्वांटीकृत हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा का अवशोषण हो रहा हो, यानी कि जब हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, या उत्सर्जन हो रहा हो, तो एक निश्चित मात्रा यानी कि क्वांटा h न्यू की इकाइयों में होता है, यानी कि h न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करे या 2h न्यू करे या 3h न्यू करे, एक साथ इतनी ऊर्जा का वो अवशोषण या एमिट करेगा। यानी कि डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू या hc अपॉन लैम्डा। ये तो हो गया तीसरा पोस्टुलेट। ना चौथा कहता है कि एक ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पे दो ऑपोजिट फोर्स कार्य करते हैं। पहला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम अपकेंद्रण बल कहते हैं, जो कि उसे न्यूक्लियस से दूर ढकेलता है, न्यूक्लियस से दूर पुश करता है। और दूसरा बल है जो इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ। तो एक तो न्यूक्लियस की तरफ, टूवर्ड्स न्यूक्लियस की तरफ फोर्स लगता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि न्यूक्लियस से दूर पुश करता है। और ये दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमता है। ना पांचवा पोस्टुलेट देखिए, ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ केवल उन्हीं ऑर्बिट में, उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग का मतलब MVR h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, पूर्णांक गुणज हो, यानी कि MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। इस कंडीशन को यदि संतुष्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है, तो इस कंडीशन को संतुष्ट करना चाहिए। ये जो पांचवा पोस्टुलेट है वो आपने देखा था डेविस, जो डी ब्रॉगली वाले जो हाइपोथेसिस था उसमें वेरीफाई करा था इन्होंने बोर के पोस्टुलेट को। अब इसका हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो मॉडल दिया उसका उपयोग देखते हैं। उन्होंने हाइड्रोजन के ऊपर इसका उपयोग करा, कि उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उसको हाइड्रोजन एटम के ऊपर उपयोग करा।
तो देखिए हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस पर 2 बल कार्य कर रहे हैं। आपको मालूम है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ अपकेंद्रण बल, या जिसको भी आपने बताया देखा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो इज इक्वल टू हो गया ZE² r², और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो है mv²/r। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में दोनों को इक्वल कर दिया। एक r से ये r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आ गया, और यहाँ से हमने v² की वैल्यू निकाल दी जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। अब इनका जो लास्ट पोस्टुलेट था वो था mvr = NH/2π। यहाँ से यदि हम r² की वैल्यू लें तो ये इक्वेशन नंबर 4 में आपको r² की वैल्यू मिलती है। जहाँ पर डिनोमिनेटर में ये v² है, ये v² की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो आ गया वो ये इक्वेशन आ गया। यहाँ से देखिए आप m डिनोमिनेटर में है और ऊपर ये m कट जाएगा, एक r कट जाएगा, तो r इज इक्वल टू, यानी कि जो रेडियस है वो इज इक्वल टू n²h²/4π² m e⁻² इंटू z, या r इज इक्वल टू n² a0। तो a0 की वैल्यू क्या है? a0 इज इक्वल टू h²/4π² m e⁻²। ना अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें किसके h के, पाई के, m के और e की वैल्यू सबके सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a0 की वैल्यू हमें मिल जाती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो 0.529 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो बोर रेडियस r, इसको रेडियस को हम बोर रेडियस कह रहे हैं, तो बोर रेडियस r की वैल्यू क्या आ गई 0.529 इंटू 10⁻⁸, जो कि a0 की वैल्यू है, और उसके बाद क्या बचा n² सेंटीमीटर में। n है कक्षा की संख्या और z है एटॉमिक नंबर। उसी तरह से यदि हम वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 2.186 इंटू 10⁸ z/n सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। फिर एनर्जी हम निकालें जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू -2π² m e⁻⁴ z²/n²h²। वैल्यू रख दें तो यह आ जाता है -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इन सब का आपका डेरिवेशन नहीं है, आपको केवल वैल्यू याद करनी है। अब हाइड्रोजन में चूँकि एक इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षा है, तो n इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू आ जाएगी 0.529 इंटू 10⁻⁸। r की वैल्यू क्या थी? r की वैल्यू थी 0.529 इंटू 10⁻⁸, n की वैल्यू 1 हो गई और z की वैल्यू 1 हो गई। तो ये वैल्यू आ गई r की वैल्यू, फिर वेलोसिटी की इस तरह से वैल्यू, और फिर e की वैल्यू हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। नाउ बोर मॉडल, बोर के जो परमाणु मॉडल था उसके द्वारा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या की गई। एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम बाय बोर मॉडल ऑफ एटम। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाए या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो क्रमशः एनर्जी या तो अवशोषित करेगा या वो उत्सर्जित करेगा। मान लें कि कोई इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप कर रहा है, जा रहा है, तो उत्सर्जित ऊर्जा जो एनर्जी एमिटेड है वो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, E इज इक्वल टू -2π² m e⁻⁴ z²n²h²। अब हायर लेवल से लोअर लेवल में जा रहा है तो ये हो गया E2 और ये हो गया E1, यहाँ पर N2 है और यहाँ N1 है ना। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 2π² m e⁻⁴ z²/h² कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया 1/n1² माइनस 1/n2²। चूँकि डेल्टा E इज इक्वल टू था h⁻⁴ एंड hc/λ, तो डेल्टा E की जगह लिख दिया hc/λ, और इधर ये कॉमन है, ये एज इट इज़ यहाँ पर आ गया।
नाउ एच सी को हम उधर ले गए तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ गई। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन एच क्यूब सी, और ब्रैकेट में आ गए 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। या एक और कांस्टेंट का नाम देते हैं तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। आर एच है रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 एच क्यूब सी। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें निम्न श्रेणियाँ प्राप्त हुई, निम्न सीरीज प्राप्त हुए जिसमें N1 का मान कांस्टेंट होता है और N2 के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए देखिए ये सीरीज़ आपके सामने है। देखिए ये सीरीज़ है लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड। देखिए यहाँ पर लाइमन सीरीज़ में देखिए N1 कांस्टेंट है, मतलब देखिए यहाँ से N2 से N1 में आ रहा है, N3 से भी कक्षा 3 से भी 1 में आ रहा है, 4 से भी 1 में आ रही है, यानी कि N2 की वैल्यू तो चेंज होती जा रही है। देखिए N2 की वैल्यू चेंज हो लेकिन N1 की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अभी हमने आपको क्या कहा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निम्न से ये सीरीज़ प्राप्त हुई जिसमें N1 का मान निश्चित होता है और N2 के डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलती है और N2 की वैल्यू N1 से ज़्यादा होती है। तो देखिए जो लाइमन सीरीज़ है इसमें N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन है। ये यूवी रेंज में हमें प्राप्त होता है जो लाइमन सीरीज़ है। नाउ बामर सीरीज़ है उसमें N1 की वैल्यू कितनी है 2 और N2 की वैल्यू कितनी है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन है। ये विजिबल रेंज में हमें मिलता है। नाउ पाश्चन सीरीज़ जो है उसमें देखिए N1 की वैल्यू कितनी है 3, ये देखिए N1 की वैल्यू 3 है जबकि N2 की वैल्यू 4, 5, 6 एंड सो ऑन है। ये IR रेंज में हमें प्राप्त होता है। ये जो पाश्चन सीरीज़ है वो IR रेंज में मिलता है। आगे फर्दर सारे ये IR रेंज में मिलते हैं। उसके बाद आ गया ब्रैकेट सीरीज़। ब्रैकेट सीरीज़ में N1 की वैल्यू है 4 और N2 है 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये भी IR रेंज में है। फिर पीफंड है सीरीज़ है जिसमें कि N1 की वैल्यू 5 है और N2 की वैल्यू 6, 7, 8 एंड सो ऑन है। तो ये है एनर्जी लेवल्स एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों चलो एक टॉपिक और आगे नेक्स्ट लेते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। कि बोर मॉडल जो ये बोर ने अपना मॉडल दिया एटम का, इसका क्या दोष पाए गए। तो देखिए बोर मॉडल हाइड्रोजन के एटॉमिक मॉडल की तो उसने सक्सेसफुली जो भी व्याख्या करनी थी वो कर दी, लेकिन अन्य एटम में जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है इस सिद्धांत के द्वारा उसको क्लैरिफाई या स्पष्टीकरण देने में ये जो बोर का मॉडल था वो असमर्थ रहा। न दूसरा दोष है, दूसरे जो डिफेक्ट है कि यदि हम बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखें तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की जो मोटी लाइन है वो वस्तुतः कई महीन लाइन का एक ग्रुप है, झुंड है। बोर मॉडल के द्वारा उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। तीसरा पॉइंट है कि जब वीक हम मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, जिसको हम ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। और उसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो भी स्पेक्ट्रम की लाइनें स्प्लिट हो जाती हैं या विभाजित होती हैं, जिसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो ज़ीमान इफेक्ट जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, स्टार्क इफेक्ट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो स्पेक्ट्रम की लाइन स्प्लिट हो जाती हैं। इन दोनों की भी व्याख्या बोर के एटॉमिक मॉडल के द्वारा संभव नहीं हो पाई। तो ये कुछ इनके डिफेक्ट्स थे। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बोर मॉडल क्या है, उसके पोस्टुलेट क्या हैं, उसको हाइड्रोजन एटम पर किस तरह से लागू करा गया और फिर उसके डिफेक्ट क्या हैं। तो आज बच्चों यहाँ तक लेंगे, नेक्स्ट टर्न पे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।